गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में जो हमने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एक ही आउटकम के बारे में बताया था, दैट इज हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। और उसमें जो है हम जो है एक्चुअली इस चैप्टर में व्हाट वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर, वी आर जस्ट असेसिंग, वी आर जस्ट मेजरिंग डेमोक्रेसी के आउटकम्स कि भाई क्या डेमोक्रेसी के रिजल्ट होता है, क्या उसका आउटकम होता है। वी आर जस्ट मेजरिंग इन दिस चैप्टर, मतलब किस किस वजह से डेमोक्रेटिक कंट्रीज को लोग प्रेफर करते हैं, मतलब व्हाई दे वांट टू बी देयर कंट्री एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। तो उसके क्या परिणाम रहेंगे डेमोक्रेसी के, वो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक जो था वो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट का, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल भी होती है, रिस्पॉन्सिबल भी होती है, मतलब इट रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स, लेजिटिमेट होती है। और अब आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ फर्दर, जो चैप्टर हमारा लेफ्ट ओवर पार्ट था वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अब जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ये माना जाता है, अगर ये सोचें कि अगर एक देश डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पे जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या डेवलपमेंट होगी वो ज्यादा होगी इंस्टेड ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन हमने जो एक्चुअलिटी में देखा वो ये देखा 50 सालों में, 1950 से लेके 2000 तक, जब हमने इन सालों बीते सालों में देखा तो हमने ये देखा कि डिक्टेटरशिप की ज्यादा हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। मतलब जो डेमोक्रेटिक देश है वहां पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इतनी हायर नहीं है। लेकिन क्या इस रीजन पे कि हम डेमोक्रेसी को क्या रिजेक्ट कर देंगे कि भाई यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है होती, यहाँ पर जो है डिक्टेटरशिप के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री को तो हम ये बोले कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इतनी ज्यादा हाई रेट पे नहीं है, डिक्टेटरशिप में तो ज्यादा हमने देखी है इन 50 सालों में। तो इस रीजन के पीछे हम क्या डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें, क्या डेमोक्रेसी जो है वो इनकेपेबल है, ये कहना चाह रहे हैं हम क्या इस स्टेटमेंट से? नहीं, एक्चुअली में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि व्हाट इज द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, वेदर इट इज अ मोनार्की और इट इज अ डेमोक्रेटिक, बट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास जो होता है किसी देश का, वो और भी दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि कंट्री की पॉपुलेशन साइज। पता चला कि ग्रोथ, अब जैसे हमारे जैसे देश में देखो रिसोर्सेज इतने अवेलेबल है हमारे देश में, ठीक है ना, और हमारे यहाँ पर जो प्लेन्स हैं, गंगा जमुना प्लेन जो है वो कितना बड़ा प्लेन है, मतलब और प्लेट्यूज हैं जहाँ पर बहुत सारे हमें मिनरल्स मिलते हैं। तो इस ऐसा देखा जाए तो हमारी कंट्री को तो प्रॉस्परस होना चाहिए भाई, हमारी डेवलपमेंट तो सबसे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बिकॉज कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी तो हैं। जैसे कि हमारा पॉपुलेशन साइज देखे, हम सेकंड नंबर पे आते हैं, तो मतलब देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स विच आल्सो कंसिडर, मतलब विच इफेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, दैट इज द पॉपुलेशन साइज, आपका ग्लोबल सिचुएशन क्या है, कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पर आपका देश कैसी फिजिकल कंडीशंस में है, समझ आ रहा है कि मतलब कैसा एरिया है आपके देश का, आपका दूसरी कंट्रीज के साथ कॉपरेशन कैसा है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज कैसी अडॉप्टेड करी है कंट्री ने, दीज ऑल फैक्टर्स विच इफेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इवन हमने ये देखा है कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, हेयर आई वाज कंसिडरिंग डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ कि मैं कि हाँ एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक मैं डेवलप्ड कंट्री से उसको कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है ना, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को कंपेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज में देखूँ, मतलब ऐसी लेस डेवलप्ड कंट्रीज जहां पर डिक्टेटरशिप भी है और डेमोक्रेसी भी है, तो वहां पर मैंने जब कंपैरिजन करा तो क्या देखा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट है वो दोनों में एक समान है, बराबर के हिसाब से, मतलब डिफरेंसेस नहीं है। समझ आ रहा है कि अगर यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज की बात हो रही है और डेवलपिंग की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है मैं बात कर रही हूँ कि दोनों ही कंट्रीज, जो डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है वो
और डेमोक्रेसी वाली कंट्रीज जो है वो दोनों ही लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो वहां पर जब देखा तो ये देख पाया गया कि इकोनॉमिक डिफरेंसेस का जो रेट है, उसका जो डिफरेंस है दोनों देशों में, वो एक ना के बराबर है। ठीक है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई डेमोक्रेसी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ पक्का होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। लेकिन इस कंडीशन को लेकर कि हाँ भाई कि डेमोक्रेटिक देश है और वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी होगी और वो नहीं हो रही है, तो हम ये कहें कि भाई हमें डेमोक्रेसी नहीं अपनानी, तो बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ नेचर ऑफ द गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती है, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताए कि पॉपुलेशन कैसी है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, दूसरी कंट्रीज के साथ कॉपरेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी के और भी पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं जिस वजह से जो है इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अब ये पिक्चर्स आप देखिए, इसमें देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन। यहाँ पर देखिए रिच पीपल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन ये कितने, इनके पास पैसा कितना है, देखो ये इतना पैसे का साइन बना रखा है, करेंसी शो हो रखी है, मतलब ये कितने पावरफुल है, इनके पास कितना पैसा है। मिडिल क्लास को देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मिडिल क्लास है और उनके पास सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने कम है। ठीक है ना, मतलब उनकी कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये शो हो रहा है, मतलब पिक्चर जो है ना ये शो हो रही है इनकम किस तरीके से देश में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और पुअर पीपल के पास तो देखो कितनी कम इनकम है। ठीक है, ये मैं सारे आपको जितने भी है ना पिक्चर्स इनको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पूरी मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारी पिक्चर्स होंगी। अब नेक्स्ट जो आउटकम है डेमोक्रेसी का, दैट इज द रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। समझ में आया? अब हम इसके बिहाफ पर, इस पॉइंट के बिहाफ पर कि भाई अगर डेमोक्रेसी है तो क्या इनइक्वालिटी नहीं है, या डेमोक्रेसी है तो पॉवर्टी खत्म हो गई है, इसके आधार पर हम अब डेमोक्रेसी को जो है मेजर करेंगे, उसको असेस करेंगे। ठीक है ना, उसका मूल्यांकन करेंगे बेसिकली। तो देखिए even when a country achieve economic growth, will wealth be distributed in such a way that all the citizens of the country will have a share and lead a better life। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर ये वाली जो पिक्चर दिखाई थी, इसमें अब आप देखिए ये डेमोक्रेटिक देश है। अब यहाँ पर आपको देख रहे हो रिच के पास कितनी ज्यादा वेल्थ है, इनकम है, मिडिल के पास बहुत कम है, लेकिन पुअर के पास तो ना के बराबर है। पुअर इतने सारे लोग हैं, पुअर जनसंख्या ज्यादा है पॉपुलेशन, लेकिन जो इनकम है उनके पास वो बहुत कम है, यानी जो उनका टोटल इनकम का शेयर है पूरे देश की टोटल इनकम में से, इट इज वेरी लेस। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ इक्वालिटी तो है नहीं। हम बात करते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई डेमोक्रेसी होगी तो जो इनइक्वालिटी है, जो रिच और पुअर में इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस है, खत्म हो रही है। लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं है, जो पुअर है वो पुअर होता जा रहा है, जो रिच है वो रिच होता चला जा रहा है। ठीक है ना, is economic growth in democracies accompanied by increased inequalities among the people, or do democracies lead to just distribution of goods and opportunities? मतलब डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनइक्वालिटी रिमूव हो गई या रिड्यूस हो गई, एक्चुअली में नहीं है। लेकिन हाँ, एक जगह पर हमें इक्वालिटी जरूर दिखाई देती है डेमोक्रेसी में, दैट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज शो होती हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन पॉलिटिकल इक्वालिटी हमें डेमोक्रेसी में दिखाई देती है। ठीक है, अब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को अगर हम कंसिडर करें, मतलब ऐसा देश जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, तो क्या वहां पर इनइक्वालिटी नहीं होती? वहां पर तो बहुत ज्यादा होती है, एक ग्रुप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और कई किसी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको दबाया जाता है, वहां पर तो पॉलिटिकल इक्वालिटी भी नहीं होगी। ठीक है ना, तो डेमोक्रेसी जो है यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, मतलब ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे रिच है या पुअर है, सबको राइट है वोट डालने का। ठीक है, और सिंगल वोट डाला जाता है, ये नहीं कि रिच है तो तुम 2 वोट डाल दो, ऐसा नहीं होता ना, एक व्यक्ति एक वोट। तो इक्वल वेट है इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल एरेना ऑन एन इक्वल फुटिंग। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखी जाती है, जो रिच पीपल होते हैं वो प्रोपोर्शनेटली कम होते हैं, लेकिन जो शेयर ऑफ वेल्थ होता है उनका वो ज्यादा होता है।
ठीक है ना, मतलब दिन प्रतिदिन जो है उनका इनकम में जो शेयर होता है इट हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे। इवन ऐसा भी होता है कि जो पुअर पीपल है वो अपनी बेसिक नीड्स भी जो होती है ना लाइफ की, खा रोटी कपड़ा और मकान जो उन्हें बेसिकली चाहिए होता है, बेसिक नीड्स जो होती है उनकी, वो भी वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जो रिच कंट्रीज पे डिपेंड होती हैं इवन फूड के लिए। ठीक है ना, आपने ये 9th क्लास में भी पढ़ा था पॉवर्टी के बारे में कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो है पॉवर्टी ज्यादा है, क्यों है, क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। तो इसमें अब इस पैराग्राफ में एक बात कही गई है कि भाई जब पुअर एक लार्ज प्रोपोर्शन में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, भाई एक देश में पुअर लोग जो हैं वो ज्यादा हैं, और जब ज्यादा है मेजोरिटी है तो वही तो चूज कर रहे हैं ना सरकार को, वही चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो फिर भी जो ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जब वो इलेक्ट हो जाती है तो फिर वो पॉवर्टी को रिड्यूस क्यों नहीं करती भाई, देखा जाए तो। एक्चुअली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना वो अपने वोट नहीं लूज करना चाहती, तो वो अपना जब भी एजेंडा बनाते हैं ना कि इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं कि वी विल रिड्यूस पॉवर्टी व्हेन वी विल कम इन पावर इन अ कंट्री, वो ये हमेशा ये एजेंडा बनाते हैं। लेकिन एक्चुअलिटी जो होती है ना, ये जस्ट इट इज अ प्रिंसिपल, ये किताबी बात हो जाती है, मतलब जो उन्होंने बनाया एजेंडा, जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में लिखा कि हम ये करेंगे, हम पॉवर्टी को खत्म करेंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। और कई कंट्रीज में तो बहुत वर्स कंडीशन होती है। देखिए इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या होंगे। तो हमने ये देखा कि भाई इनइक्वालिटी रिड्यूस नहीं होती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहती है डेमोक्रेसी में, लेकिन पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, मतलब हर एक व्यक्ति का एक वोट डालने का उसको अधिकार होता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बार बार यही बता रही हूँ कि ये सारे हम उसको डेमोक्रेसी को असेस कर रहे हैं, लेकिन हम कहें कि हाँ भाई यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहती है तो डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है दूसरे पॉइंट से देखा जाए तो वो दूसरे पॉइंट्स भी तो हैं जहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि हाँ भी डेमोक्रेटिक कंट्री इज मोर बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, सिर्फ इस आउटकम के बिहाफ पे हम नहीं कर सकते। हाँ गवर्नमेंट एफर्ट्स करती है, गवर्नमेंट एफर्ट करती है कि इनइक्वालिटी को थोड़ा सा कंट्रोल में लाया जाए, या जो गैप है रिच और पुअर में उसको थोड़ा सा कम किया जाए। ठीक है ना, इसलिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, हेल्प करी जाती है पुअर पीपल की। ठीक है, और भी बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट करती है सरकार ताकि इस गैप को थोड़ा रिड्यूस किया जाए, लेकिन स्टिल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज देयर इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब ये देखिए ये पिक्चर में ये 50% वाला एक गरीब सा व्यक्ति दिखाई दे रहा है और उसको बस रिसोर्सेज बस इतने से ही है, और ये 2% पीपल, मतलब जो रिच पीपल है कॉन्स्टिट्यूट ओनली 2% ऑफ द पॉपुलेशन, और ये इतने सारे मतलब इनके पास रिसोर्सेज शो हो रहे हैं, केक का इतना बड़ा पार्ट इसके पास है। मतलब ये सारी पिक्चर्स ये रिच और पुअर के गैप को शो कर रही है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज accommodation of social diversity। ठीक है, accommodation of social diversity का मतलब क्या है? social diversity का क्या मतलब होता है बेटे, कि सोसाइटी में डिफरेंसेस डाइवर्सिटी होना, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रेस के लोग रहते हैं यहाँ पर, रिलीजन के, जेंडर के। ठीक है ना, समझ आ रही है, इन सब आधार पे जो है डाइवर्सिटी होना सोसाइटी में। ठीक है, तो सिर्फ एक डेमोक्रेटिक देश ही ऐसा देश होता है जहां पर सोशल डाइवर्सिटी जो है उसको, मतलब एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के पास एबिलिटी होती है कि वो हैंडल कर सके सोशल डिफरेंसेस को, डिविजन्स को एंड कन्फ्लिक्ट्स को। ये किसका प्लस पॉइंट होता है। अब अगर आप नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में देखो, मोनार्की में देखो, वहां पर हमेशा आप देखना, अब हम कोई भी उदाहरण देख लीजिए जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, आप वहाँ उसका एग्जांपल ले लीजिए, जर्मनी का ले लीजिए, वहां पर जो था सिर्फ आर्यंस को प्रेफर किया जाता था, और बड़े सारे ऐसी जो कम्युनिटीज थी उनको बिल्कुल अवॉइड किया जाता था, उन्हें सप्रेस किया जाता था, जैसे ज्यूज थे। ठीक है ना, तो ये कहने का मतलब ये है कि एक सोशल डाइवर्सिटी की अकोमोडेशन जो है वो एक डेमोक्रेटिक देश में ही पॉसिबल है, ये इसका प्लस पॉइंट रहता है। ठीक है, कि डेमोक्रेसी जो होती है इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन
that democracy should produce a harmonious social life. ठीक है, अब जैसे आप अपना कोई और उदाहरण देख लीजिए सोशल डाइवर्सिटी का, एक स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप पार्क में, टेम्पल में देख लीजिए, हर तरीके के लोग जाते हैं। एक डेमोक्रेटिक देश में ही ये पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डेमोक्रेसीज अकोमोडेट वेरियस सोशल डिविजन्स। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर में बेल्जियम का उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से डिफरेंट एथनिक पॉपुलेशन थी वहां पर। सबको पता है ना वहां पर कि अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, लेकिन बेल्जियम गवर्नमेंट ने किस तरीके से जो है वहां पर शांति को कायम रखा, किस तरीके से उस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके रखा। ठीक है, no society can fully and permanently resolve conflicts among different groups, but we can certainly learn to respect these differences and we can also evolve mechanism to negotiate the differences. तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, अभी मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर होती है, पावर नहीं मतलब एबिलिटी होती है कि वो सोशल डिफरेंसेस को हैंडल कर सके, और जो भी डिविजन्स है या कन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर कन्फ्लिक्ट हो भी जाते हैं कोई डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, तो उसको रिसॉल्व कर सके। ये डेमोक्रेसी में ही पावर है। कैसे करती है वो बेटे, जैसे अगर कोई सपोज करो सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो मेजोरिटी के फेवर में जा रहा है, तो माइनॉरिटी ग्रुप डेफिनेटली दे विल रेज वॉइस अगेंस्ट दैट लॉ। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी उसके पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हाँ भाई वो अमेंडमेंट करके उस लॉ में कुछ सुधार कर सके। समझ आ रहा है, मतलब कोई कंफ्लिक्ट है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो वहां पर वो उसको रिसॉल्व कर सके। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम होती है, दे ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई है। अब ये कैसे सोशल डाइवर्सिटी को एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो हैंडल नहीं कर पाती है, वो जो है हमेशा एक ग्रुप को सप्रेस करती है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है अकोमोडेट कर पाती है। हाउ, देखिए पावर शेयरिंग करके सभी ग्रुप्स में जो है पावर शेयरिंग हो जाएगी। फेडरलिज्म है जैसे हमारे देश में, तो क्या होगा, फेडरलिज्म से सिर्फ सेंट्रल के पास पावर नहीं रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी पावर चली जाएगी। मतलब अब हर स्टेट में जो है अलग अलग रिलीजन, कास्ट या मतलब अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, तो उनमें जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी एक तरीके से। समझ आ रही है। और रिजर्वेशन पॉलिसी भी है हमारे देश में। रिजर्वेशन पॉलिसी से क्या होगा, तो जो मतलब जो माइनॉर एससी ग्रुप्स हैं या एसटी ग्रुप्स हैं या ओबीसी हैं, उनको जो है बढ़ावा देने के लिए जो है जॉब्स में या एजुकेशन में जो है इन माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है रिजर्वेशन पॉलिसी भी है। पॉलिटिकल इक्वालिटी है, ठीक है ना, कि हर व्यक्ति जो होगा, चाहे वो रिच है चाहे पुअर है चाहे किसी भी कास्ट रिलीजन का है, वो जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं मतलब गवर्नमेंट में। ठीक है, मतलब ये सारे जो है तरीके हैं जिस वजह से जो है सोशल डिविजन्स में, जो सोशल डिविजन्स को हैंडल करने के लिए बेसिकली, कि भाई ताकि कंफ्लिक्ट ना हो, मेजोरिटी और माइनॉरिटी में कंफ्लिक्ट अराइज ना हो। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है, ये जो श्रीलंका का एग्जाम्पल है, श्रीलंका में भी तो डेमोक्रेसी है, तो वहां पर ऐसा क्या हुआ कि वहां पर सिविल वॉर चलती रही, ऐसा क्या हुआ? तो बेटे मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो अकोमोडेट करती है सोशल डाइवर्सिटी को। ठीक है ना, मतलब लेके चलती है सोशल डाइवर्सिटी को, चाहे वो उसको पास हैंडल होता है सोशल डिफरेंसेस, इन सबको हैंडल करने की उसके पास एबिलिटी है डेमोक्रेसी के पास। लेकिन श्रीलंका भी तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों इसलिए नहीं हुआ, वहां पर सिविल वार इसलिए हो रही है, बेशक से वो डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन वो फेल हो गई इस चीज में, वो अपनी सोशल डाइवर्सिटी को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें बहुत जरूरी हैं डेमोक्रेटिक कंट्री को अपनाने के लिए। अगर वो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री बनना चाहती है तो उसको ये दो बातें अपनानी पड़ेंगी। पहली बात ये कि डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। कोई भी देश जो होता है अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पर सिर्फ मेजोरिटी के हिसाब से रूल नहीं होना चाहिए। मेजोरिटी को जो है
always needs to work with the minority so that government function to represent the general view. समझ आ रहा है कि सिर्फ मेजोरिटी के उस पे जो है वो नहीं लिया जाएगा कि ऐसा नहीं, लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, मेजोरिटी के ओपिनियन को तो कंसिडर किया गया लेकिन माइनॉरिटी को जो है वो निग्लेक्ट कर दिया गया। वहां पर तमिलियंस और सिंगलास थे, सिंगलास जो थे वो मेजोरिटी में थे, उनकी सारी बातों को माना गया और माइनॉरिटी को जो है बिल्कुल निग्लेक्ट किया गया। इसी वजह से श्रीलंका में डेमोक्रेसी जरूर है लेकिन वो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन पाया, इसीलिए वहां पर अभी भी सिविल वार रहती है, गृह युद्ध रहता है, क्योंकि तमिलियंस जो है वो अपने राइट्स के लिए दे आर स्टिल फाइटिंग, उनको जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही जो सिंगलास को दी जा रही है। ठीक है, इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री को ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय मेजॉरिटी ओपिनियन, मेजॉरिटी नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज इसी में कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री को अडॉप्ट करना पड़ेगा, it is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community। देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जब इलेक्शंस होते हैं तो हम ये कहते हैं कि जोन सी पार्टी को मैक्सिमम वोट मिलेंगे, ज्यादा वोट जो लेगी वो पार्टी जीत जाएगी और वो सरकार बनाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट को चूज कर रही है, यहाँ पर मेरा मतलब मेजॉरिटी किसी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन से नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मेजॉरिटी ऐसा रिलीजन धर्म के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी, मतलब उसमें इस लैंग्वेज के पीपल होंगे या इस धर्म के जो लोग होंगे उनकी जो मेजॉरिटी होगी और वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को चुनेंगे वो सरकार बनाएंगे, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। समझ में आई है ये बात? फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखिए कहने का मतलब ये है कि रूल बाय मेजॉरिटी तो होगा, मतलब मैक्सिमम, जैसे सपोज करते हैं 100 लोग हैं, 100 लोग ने जो है एक देश में 100 लोग हैं, उसमें से 50 लोगों ने जो है एक सरकार, 55 लोगों ने जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को जिताया और उसने जो है सरकार बनाई। अब 55 जो लोग हैं वो एक ही रिलीजन के नहीं हैं या एक ही लैंग्वेज ग्रुप के नहीं हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ जो 55 लोग हैं वो डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, हो सकता है वो डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप के हो, डिफरेंट रेस के हो। समझ आ रही है कि मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी, कि आप सरकार तो बनेगी और वो सरकार बनेगी बाय मेजॉरिटी पीपल, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वाली मेजॉरिटी नहीं, इस पे बात हो रही डेमोक्रेसी में। ठीक है, यहाँ अभी समझ आया आपको ये बात? रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन्स एंड ग्रुप मे एंड कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी। मतलब वो जो मेजॉरिटी ग्रुप होगा वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का या एक पर्टिकुलर रिलीजन का ग्रुप नहीं होगा जिसने उस पार्टी को चूज किया। वो मेजॉरिटी ग्रुप में अलग अलग जाति धर्म के लोग हो सकते हैं और होंगे, तभी वो डेमोक्रेसी है, अगर नहीं है तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, इफ समवन इज बेयर्ड फ्रॉम बीइंग अ मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, अगर किसी को आप रोक लेते हो कि हाँ आप मेजॉरिटी का पार्ट नहीं बन सकते उसके धर्म जन्म के आधार पर या कुछ भी, कि तुम ऊंची जाति के या नीची जाति के, ऐसा कुछ करके आप भेदभाव कर लेते हो और आप कह सकते हो कि आप मेजॉरिटी का हिस्सा नहीं बन सकते, तो यहाँ पर आपकी डेमोक्रेसी जो है वो सीजेस, डेमोक्रेटिक रूल सीजेस टू बी अकोमोडेटिव फॉर दैट पर्सन और अ ग्रुप। ठीक है ना? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो होते हैं वो सरकार बनाते हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी जो होती है वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या पर्टिकुलर कम्युनिटी की नहीं होती है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो होती है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन उसकी नहीं होती है। ठीक है, ये आपको पॉइंट समझ में आया है अच्छे से? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। यस, डेमोक्रेसी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एक डेमोक्रेटिक देश में ही व्यक्ति की गरिमा को देखा जाता है और उसे फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है। डिक्टेटरशिप में आपने कभी देखा है? इक्वालिटी प्रिंसिपल जो होता है हमेशा ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय डेमोक्रेसी, ठीक है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसे रिस्पेक्ट मिले। ऑफन कन्फ्लिक्ट्स अराइज अमंग इंडिविजुअल बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो जो ये पैशन होता है ना रिस्पेक्ट का और फ्रीडम का, यही डेमोक्रेसी का बेस है, यही बेस है। Some societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal। कहने का मतलब ये कि अगर कोई सोसाइटी जो है सबॉर्डिनेशन पे एक कम्युनिटी जो है दूसरी कम्युनिटी को दबाती है वहां पर, या डोमिनेशन पर बेसिस है, तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वहां पर इंडिविजुअल्स आर नॉट इक्वल, मतलब एक जो है दूसरे को सबॉर्डिनेट कर रहा है, एक वो सुपीरियर है दूसरा इंफीरियर माना जा रहा है, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। अब जैसे डिग्निटी ऑफ वुमेन की हम बात करते हैं, अब वुमेन्स को कितना स्ट्रगल करना पड़ा। लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे दैट रिस्पेक्ट टू एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। मतलब इतने सालों तक हम औरतों को जो है फाइट करना पड़ा, इवन पॉलिटिकल इक्वालिटी भी नहीं थी। हम लोगों को बहुत बाद में जो है वोट देने का भी अधिकार काफी बाद में मिला है, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी अगर है किसी देश में तो वहां पर जो है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन जो है उसकी बात की जाती है, ठीक है। लेकिन वहां पर ये प्रिंसिपल है, समझ आई? डज नॉट मीन वुमेन, अभी मैं ये बोल दूं कि भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो होता है ना, एक्चुअली में ये एक प्रिंसिपल होता है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, एक प्रिंसिपल बना लिया गया है कि ये हमारे देश में जो है इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स दे विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो एक प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। अब जब ये प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज कर लिया गया एक देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो क्या होगा, वुमेन जो है वो अब स्ट्रगल कर सकती है अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, ठीक है ना। लीगली वो एक स्ट्रगल कर सकती है, लीगल तौर पे कि हाँ भाई ये हमारे देश में तो इक्वल ट्रीटमेंट बिटवीन मैन एंड वुमेन ये बात कही गई है, यहाँ पर एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत बनाया गया है हमारे देश में, तो उसके बिहाफ पर वो स्ट्रगल कर सकती हैं। नहीं तो इससे पहले जब ऐसा कुछ नहीं था, हमें लोगों को इतने सालों तक लड़ना पड़ा, इवन पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए वोट देने का भी अधिकार नहीं था, ठीक है बेटे। In a non-democratic setup, this acceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there, ठीक है ना। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में कहाँ पे फ्रीडम मिलती है इंडिविजुअल को? वहां पर तो डिक्टेटर की चलती है, जो वो कहता है वही होता है, और व्यक्ति की गरिमा की बात तो, डिग्निटी की बात तो होती ही नहीं है, सब राजा की चलती है, जो डिक्टेटर कहेगा वैसे ही चलता है। तो डेमोक्रेसी इन इंडिया has threatened the claims of the disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity। जैसे हमारे देश में जो है जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं या डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट है, उनको भी जो है डेमोक्रेटिक कंट्री एज इंडिया वो इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अगर उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन्हें, ये नहीं कि भाई तुम डिसएडवांटेज ग्रुप के हो तो तुम नहीं भर सकते यहाँ पे फॉर्म, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी कास्ट रिलीजन के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ये पॉसिबल सिर्फ डेमोक्रेसी में ही है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है बेटे, ये पूरा इस चैप्टर का जिस्ट है कि आपने डेमोक्रेसी को जो एसेस किया, आपको उसमें क्या आउटकम्स मिले, इसके बारे में। Expectations from democracy also function as the criteria for judging any democratic country. What is most
distinctive of democracy is that its examination never gets over. As democracy passes one test, it produces another test. मतलब कहने का यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी में को जो है बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं. हम लोग तो, आप बच्चे तो एक टेस्ट देते हो और पास हो जाते हो, लेकिन डेमोक्रेसी में अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, फिर उसकी दूसरी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी. वहां पर उसको टेस्ट देना पड़ेगा कि हाँ भाई वो सही से प्रूफ कर पा रही है या नहीं कर पा रही. ठीक है ना. यहाँ पर ये है, it has to pass many tests. As people get more benefits of democracy, they ask for more and more wants to make democratic even better. That is why when we ask people about the way democracy functions, they will always come up with more expectations and more complaints. देखिए जैसे जैसे लोगों को बेनिफिट होता रहता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोग और डिमांड करने लग जाते हैं. ठीक है ना. और उनकी कंप्लेंट्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती हैं. लेकिन आप ये मैं बताऊं आपको, ये जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चले जाते हैं या कंप्लेंट्स करते हैं लोग, उनको बड़ी शिकायतें रहती हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, तो ये एक पॉजिटिव फंक्शन है कि हाँ भाई लोग कितने अवेयर हैं कि उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए. ठीक है ना. इट इज अ टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. दिस शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस and ability to expect and to look critically at power holders and the high and the mighty. मतलब कि वो क्रिटिकली देखते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं सरकार को, उसमें कमियां बताते हैं. तो सरकार के पास भी जो है एक वो होता है कि वो अपने आप में और सुधार लाए. तो ये जो क्रिटिसाइज करना सरकार को, उनके साथ कंप्लेंट्स करना सरकार से, इतनी एक्सपेक्टेशंस रखना, ये a public of expression of dissatisfaction with democracy shows the success of democratic project. यही जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री की सक्सेस को दर्शाता है. ठीक है. ये सारा मतलब एक जिस्ट है. ये पैराग्राफ इस चैप्टर के बारे में ये बता रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी को जो है बार बार एग्जाम देने पड़ते हैं. उनके एग्जाम एक एग्जाम नहीं होता, उनको हर एक पहलू पर एग्जाम देना पड़ता है, हर एक पॉइंट में. और लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी भी होती हैं कुछ हद तक, लेकिन जहां पर एक एक्सपेक्टेशन पूरी हुई दूसरी अराइज हो गई. फिर कंप्लेंट भी बहुत करते हैं. तो ये सारी जो कंप्लेंट करना, क्रिटिसाइज करना, ये जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री की सक्सेस को दर्शाता है. इसमें कोई बुराई नहीं है. ठीक है. आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. आपको अगर कोई क्वेरीज है, कुछ आपकी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप नीचे कमेंट सेशन में जरूर लिखेगा. I will try to explain them ताकि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकूं. ठीक है बेटे. थैंक यू बेटा.